एवरीवन जो है उन्होंने ट्यूबलाइट तो पक्का देखी है ना, पुराने वाली। आजकल जो नई ट्यूबलाइट आ रही है वो चोकलेस होती है, जैसे मेरे यहाँ लगी हुई है, ठीक। बट पुरानी जितनी भी ट्यूबलाइट होंगी उनमें आपने एक ऐसा क्यूबॉइड शेप का एक ऑब्जेक्ट देखा होगा जो उसके साथ लगा रहता है, जिसको अपन चोक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। वो चोक कॉइल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक। जितने बड़े बड़े लैम्प्स होते हैं 500 वाट के, 1000 वाट के, जो ऑडिटोरियम में लगे रहते हैं, या इवन आपने देखा कि फोकस करने के लिए कई जगह फोकस लैंप लगे रहते हैं, ठीक। ऑडिटोरियम नीचे की तरफ कुछ अलग अलग कलर वाले लैम्प जो है वो लगे रहते हैं, उनके सब के साथ ये चोक कॉइल यूज़ होती है, ठीक है। तो ये चोक कॉइल करती क्या है उसको अपन आ जाए उस पर, ठीक है। वी नो दैट वैल्यू ऑफ पी एवरेज और पावर यूज्ड इन अ सर्किट इज ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते आए हैं, वेयर कॉस फाई इज पावर फैक्टर, ठीक है। अब कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती थी, R/Z, दैट इज R अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ठीक। ये कॉस फाई की वैल्यू होती थी। IRMS इज ऑल्सो इक्वल टू E/Z, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज यदि हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो पी एवरेज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी ERMS लेना है यहाँ पर, ERMS इंटू ERMS अपॉन Z इंटू R/Z। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, E² RMS इंटू R अपॉन Z² मीन्स R² प्लस XL²। अब मैंने XL² ओनली क्यों लिया, जनरली XC इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू XL। जितने भी हम घरों में सर्किट यूज़ कर रहे हैं उन सब में कैपेसिटर तो लगते ही नहीं है। अब जब कैपेसिटर नहीं होंगे तो सर्टेनली XC की वैल्यू नेग्लिजिबल रहेगी। तो जनरली सर्किट कैसे होते हैं, RL सर्किट। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें आपको पता है कि XL की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है पी एवरेज, R तो कांस्टेंट होता है, लोड रेजिस्टेंस होगा वो। तो XL की वैल्यू को आप कैसा करें कि एवरेज पावर रिड्यूस हो जाए। आपको पता है कि हमारे घरों में जो मीटर लगे रहते हैं वो मीटर क्या पढ़ते हैं, वो मीटर पढ़ते हैं पी एवरेज, दैट इज़ ERMS IRMS कॉस फाई। ERMS IRMS को हम कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉस फाई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वही काम यहाँ कर रहे हैं। यदि हम XL की वैल्यू को लार्ज कर दें तो ये डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जितना लार्ज होगा एवरेज पावर यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड विल रिड्यूस, और हमारे घर का मीटर जो पढ़ेगा वो कम रीडिंग पड़ेगा। तो इसलिए हम चोक कॉइल लगाते हैं। ध्यान रखना, एक ट्यूबलाइट जो है उसकी वाट पावर होती है 40 वाट का होता है जनरली, ठीक। 36 वाट के भी आते हैं, आजकल तो नए वाले आ गए जो LED वाले होते हैं, तो वो तो 12 और 16 वाट के होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, 40 वाट की ट्यूबलाइट होते थे। लेकिन जब कभी उनका चोक कॉइल ख़राब हो जाती थी तो उसको उठाने के लिए 200 वाट का एक बल्ब लगाना पड़ता था, ठीक है। यानी उसकी पावर सडनली इंक्रीज़ होकर के 30 वाट से इंक्रीज़ होकर 200 वाट हो जाती थी, 40 वाट से बढ़ के 6 टाइम्स एंड मोर, ठीक। क्योंकि वो एक्चुअली XL के कारण ऐसा होता था कि एवरेज पावर रिड्यूस हो जाती थी, ठीक। एवरेज पावर रिड्यूसेस ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ XL। तो सारा कुछ खेल XL का था, XL जितना ज़्यादा होगा एवरेज पावर उतना कम होगा, ठीक। और हम यही काम कर रहे हैं इस चोक कॉइल से। चोक कॉइल हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है या हाई पावर इक्विपमेंट है जिसमें इंडक्टिव कॉइल बहुत सारी लगी हुई है, ठीक, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैवी है, उसके साथ हम सीरीज़ में ये इंडक्टिव कॉइल यूज़ करते हैं। सो चोक कॉइल इज़ एन इंडक्टिव कॉइल हुज इंडक्टेंस L इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। L किसके ऊपर डिपेंड करता है, याद है, L इज़ प्रोपोर्शनल टू N² एंड L इज़ प्रोपोर्शनल टू πr/2 आता था, नहीं प्रोपोर्शनल टू रेडियस R, ठीक है। तो हम इसमें से किस चीज़ को ज़्यादा रखेंगे, N को। तो ये एक जो सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड अराउंड इट लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइल्स, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स आर वाउंड। नंबर्स आर इन थाउजेंड्स, 1000 2000 तक इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। कॉपर कॉइल होती है। अब ये कॉपर इसको बहुत महंगा बना देता है। कॉपर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल। लोहे की अपेक्षा इसका दाम यदि देखोगे तो 4-5-6 गुना ज़्यादा है, ठीक। लोहा यदि आप देखें तो 40-42 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। यदि तांबे की बात करें तो 500, 600, 700 रुपये किलो में आता है। तो इट इज़ वेरी कॉस्टली मटेरियल, और आप उस कॉस्टली मटेरियल को इसमें माउंट कर रहे हैं तो इट विल मेक दिस चोक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और इसलिए आजकल इन कॉपर कॉइल की जगह पर प्लास्टिक मटेरियल आने लगा है, ठीक। उस प्लास्टिक मटेरियल की कंडक्टिविटी भी हाई होती है और उसको इसके अराउंड यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उससे अपन इसकी चोक कॉइल के इंडक्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं। हमारा मेन थीम क्या है, टू हैव लार्ज वैल्यू ऑफ L। तो L की वैल्यू को लार्ज करने के लिए आजकल हम इंस्टीड ऑफ कॉपर दूसरे और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अभी तो अपन कॉपर कॉइल यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द बल्ब एंड देन टू द AC सोर्स।
अब इससे करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है जब इसमें किसी कंडीशन में अपन देखें पी एवरेज कितना हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। हमको पता है कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड होती है और जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है, लेकिन एक्सएल नेग्लिजिबल है तो उसको छोड़ देंगे तो सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, ई आर एम एस अपॉन जेड, ये भी जानते हैं। ये दोनों वैल्यूज जब रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू और आई आर एम एस की वैल्यू, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस की वैल्यू पुट कर दिया अपन ने कितनी, ई आर एस अपॉन जेड और कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड, तो कितना हो गया ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। हमने एक्सएल को वेरी लार्ज लिया कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो पी एवरेज एक्चुअली कितना मिल जाएगा तब, पी एवरेज विल बी इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन इंटू आर अपॉन एक्सएल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाता है और एक्सएल इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, तो जनरली अब जो एवरेज पावर होती है उसकी वैल्यू 1/6 हो जाती है ओरिजिनल पावर की। इतना हैवी अपन ने एक्सएल की वैल्यू की हुई है 1/6, यानी 40 वाट एक्चुअली जो है यदि विदाउट चोक होता तो 40 × 6 240 वाट खर्च करता। तो हमारा जो बिल है वो एक ट्यूबलाइट का वो 4 घंटे में 1 यूनिट खर्च करता, जबकि 40 वाट जब होगा तो लगभग इसको कितने 25 घंटे लगेंगे तब जाके 1 यूनिट खर्च करेगा। तो 6 गुने से ज़्यादा अपन एनर्जी बचा लेते हैं, या हमारे घर का मीटर जो है वो कम रीडिंग शो करता है। ठीक है, ये हमारे घर के हाउस होल्ड लाइट अप्लायंसेस के लिए तो चोक कॉइल जो है वो एलिजिबल है, एमपी भी अपने को लगाने के लिए अनुमति देता है, लेकिन बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ ये प्रोहिबिटेड है। ठीक, वहाँ इनको नहीं लगाया जाता, बल्कि इसकी जगह इंडक्टिव कॉइल की जगह कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। हमने तो पावर फैक्टर रिड्यूस कर दिया, कॉस फाई की वैल्यू को 1/6 कर दिया, जो पहले 1 हुआ करता था। यदि सिर्फ आर होता तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती 1, लेकिन अब कॉस फाई की वैल्यू हो गई है 1/6। ठीक, तो पावर फैक्टर बजाय इम्प्रूव करने के हमने तो उसको बर्बाद कर दिया, 1/6 कर दिया। तो एमपी वाले यदि मान लो इंडस्ट्री में ऐसा एप्लीकेबल करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन बचेगा ही नहीं उनका अच्छा। ठीक, और यही कारण है कि हमारे घरों में तो चोक कॉइल अपन लगा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में चोक कॉइल जो है उनका यूज़ करना मना है। उसकी जगह पर कैपेसिटर बैंक यूज़ होते हैं सो दैट टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर मेथड्स आप पढ़ोगे जब इंजीनियरिंग में जाओगे। ठीक, अभी आप अपने घरों में चोक कॉइल क्यों यूज़ करते हैं उसको समझ रहे थे। फिर से रिपीट करें, चोक कॉइल इज़ एक्चुअली हाई इंडक्टिव कॉइल पार्ट। ठीक है, इट्स इंडक्टेंस इज़ वेरी लार्ज। It is actually a soft iron core which is made with the help of laminated sheets of soft iron, and a insulated copper coil is wound around it. Number of turns in this copper coil are in thousands, 1000 2000 तक हो सकती है, and across this we connect the bulb. Our object is to reduce amount of power used in the circuit with the help of this choke coil. ठीक, ये रेजिस्टेंस आर लगा दिया है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स E इज इक्वल टू EM sin omega t, ये की के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट यदि आई है तो वी नो दैट एवरेज पावर यूज्ड इन दिस सर्किट इज ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, एंड कॉस फाई इज आर अपॉन जेड। एट द सेम टाइम आई आर एम एस इज ऑल्सो ई आर एम एस अपॉन जेड। रिप्लेस करेंगे इन दोनों को तो इक्वेशन हो जाएगा ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपको। अब हमने क्या किया हुआ है, वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्सएल वेरी लार्ज, सो लार्ज दैट इट्स स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो आप उसको छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन एक्सएल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, हाँ फोटो कर लेंगे, एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन एक्सएल स्क्वायर, ये ओरिजिनली जो पी था, ओरिजिनली पी कितना था पता है, पी एवरेज ओरिजिनल बोल सकते हैं, वो कितना था ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर था। ठीक है, उससे ये एक्सएल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स कम हो गया 1/6। मैंने बताया फैक्टर आपको कि पुरानी पावर और नई पावर के बीच में 1/6 का डिफरेंस होता है। यानी आप 40 वाट का यदि ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं विद चोक कॉइल तो 40 वाट यूज़ कर रहा है, विदाउट चोक कॉइल यूज़ करोगे तो 40 × 6 240 वाट खर्च करेगा वो। ठीक, एक तो उठेगा ही नहीं, और उठेगा एक ट्यूबलाइट बल्ब लगा के उठाओगे उसको तो 240 वाट खर्च करने लगेगा, और इसीलिए घर का बिल ज़्यादा आएगा। तो घर के उस बिल को कम करने के लिए चोक कॉइल यूज़ की हुई है। तो choke coil is an instrument, or it is a coil which is connected in series with high power bulb, tube light or any other resistive circuit. रेजिस्टिव सर्किट के साथ लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई है, उसके साथ ये इंडक्टिव कॉइल लगा देते हैं सीरीज में।
इट रिड्यूसेस पावर फैक्टर, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर cos phi एंड दस इट रिड्यूसेस एवरेज पावर यूज्ड इन दैट सर्किट। तो ये हो जाएगा इसका यूज़ एप्लीकेशन। ठीक, इंडस्ट्री में बहुत यूज़फुल है, लेकिन मैंने बताया आपको एक चीज़, घर में ज़्यादा इसको यूज़फुल है, घर में हमको यूज़ करने की अनुमति है, इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री में यदि आपका पावर फैक्टर 0.8 से नीचे हुआ तो आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाने पड़ते हैं या फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर जितना लो होते जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन उतना ख़राब होते जाएगा, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब समझते हो, कई बार आप बोलते हो घर में हमारे वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, ठीक, क्योंकि आजू बाजू किसी ने बहुत हैवी मशीन लगा के रखा है। वो हैवी मशीन लगाने से हमारे घर में वोल्टेज क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा यदि पावर फैक्टर एंगल या पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू लो होगी, जितनी लो होगी पावर फैक्टर एंगल उतना हाई होगा 90 के पास, और उतना वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब हो जाएगा। और इसलिए इंडस्ट्री में इसका ठीक उल्टा होता है, वहाँ कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं सीरीज़ में, सो दैट XL माइनस XC विल बिकम नियरली जीरो। ये था ना यहाँ पर XL माइनस XC का XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर, इसकी वैल्यू नियरली जीरो कर देते हैं, सो दैट cos phi बिकम्स 1। ठीक है, तो बाद में समझेंगे उसको। अभी तो आपको एक चोक कॉइल देखना था और उसका एप्लीकेशन जो आपने बना लिया है, बन गया सभी का। ऐसा चार्ट बना रहा हूँ मैं जिसमें पावर फैक्टर के बारे में, पावर फैक्टर एंगल के बारे में, एवरेज पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता लूँ वॉटलेस करंट क्या होता है, उसको समझेंगे अब। वॉटलेस करंट, ते योगेश आणून देईल. योगेशला विचारून देतो, नहीं तो अपन चलो ना। ये छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, अक्सर छूट जाती है। और मैं आप लोगों से जब रेगुलर क्लास यहाँ लगती रहती है फिजिकली, तो मैं रोज़ बोलता हूँ जा देख के आना आज घर से क्या क्या चीज़ छूटा है। ठीक, अब तो बोल भी नहीं सकता कि दिखते ही नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना। तो तब भी मैं बोल दे रहा हूँ कि आज घर में देख लेना, कॉपी पुस्तक खोल के, और अपने जितना पढ़ा उतना दिमाग में ला के जोड़ डाल के कि क्या क्या चीज़ छूटी हुई है। वॉटलेस करंट छूटा हुआ बताया तो हमें, अपने को पता है ई इधर है यदि, तो हम जनरली क्या करते थे, आई जो है वो लैग करता था उससे, ये फाई एंगल से। तो उस कंडीशन में क्या होता था, ये ई आर एम एस ही बोल सकते हैं इसको, ये आई आर एम एस बोल सकते हैं। इस आई आर एम एस के दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट हो गया आई आर एम एस इंटू कॉज फाई, और दूसरा कंपोनेंट हो गया आई आर एम एस इंटू साइन फाई। इसके बारे में कुछ आपको पता है कि ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई ये एवरेज पावर था, यानी यूज्ड पावर या यूजफुल पावर जो होती है वो ये वाली है। ठीक, तो यूजफुल करेंट कौन सा हो जाएगा, यूजफुल करेंट इज आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ फाई। ठीक, और ये हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, वॉट में करंट होता है। पी एवरेज जो आता है इट इज़ ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, विच इज़ ऑल्सो, इसका यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक है, ये यूजफुल पावर ही बोलता है या एक्टिव पावर ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। अब दूसरा देखिए, इसका दूसरा कंपोनेंट जो है आई आर एम एस साइन फाई, इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट, या इसी को बोलते हैं रिएक्टिव करंट। ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम जितने भी रेजिस्टिव से जितने भी सर्किट यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होने वाला पार्ट जो है वो वाला है पावर फैक्टर वाला, और दूसरा पार्ट जो है वो यूजलेस है। ठीक है, और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूजलेस और वॉटलेस करंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव करंट। क्यू एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक, और रिएक्टिव पावर जो होती है ये इतनी आएगी, ई आर एम एस आई आर एम, इसका जो रीडिंग, इसका जो कहना चाहिए यूनिट होती है वोल्ट इंटू एम्पियर रिएक्टिव होती है। इसको वार भी बोलते हैं, वी ए आर,
वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये बहुत नई चीज़ें हैं जो आगे जाके इंजीनियरिंग में आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, फिर से रिपीट करें, ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जनरली आरएन सर्किट या आरएनसी सर्किट के लिए, जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस ये ईआरएमएस है और उससे 5 डिग्री पीछे लैग करता हुआ आईआरएमएस है। जनरली ऐसा होता है, 5 cos पावर फैक्टर एंगल होता है। तब आईआरएमएस विल हैव 2 कंपोनेंट्स, one along ERMS, that is IRMS cos phi, another perpendicular to it, that is IRMS into sin phi. This component which is along ERMS will convert into useful power, so we call it useful current. The useful power or active power is P average equal to ERMS IRMS cos phi. But the other part which is IRMS sin phi, it actually is called reactive current or wattless current. It is not used by us, so we call it wattless current. And this power which is due to this IRMS sin phi is called reactive power, which is ERMS IRMS into sin phi. This is its unit is volt ampere reactive VAR, जबकि इसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। टोटल पावर का वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, इसका वॉट होता है। यहाँ पर बोलते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर एक्टिव, इसको बोलते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर रिएक्टिव वार। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये रिएक्टेंस में खर्च होता है, ये रेजिस्टेंस में खर्च होता है, और ये अंदर घुस के देखोगे बहुत सारी चीज़ें से समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है। अब और आगे बढ़े, साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी। यदि डायग्राम में आप देखते थे तो ये डायग्राम पूरा फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बना दूँ। ये एंगल फाई होता था तो आपको पता था कि ये z है, ये r है, ये x है। तो आपको पता था z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस फाई कितना होता था, कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। तो साइन फाई कितना हो जाएगा, इट विल बी एक्स अपॉन जेड। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मॉड एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड, ये साइन फाई होगा। और आई आर एम एस कितना होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है ई आर एम एस अपॉन जेड। ये सब वैल्यूज यदि अपन पुट करते हैं तो इनकी सब फॉर्मूले जो हैं ये आर एक्स और जेड के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि साइन फाई की वैल्यू एक्स अपॉन जेड होती है। क्लियर हुआ, तो इसको नोट कर लेंगे। छोटू का फ़ोन क्यों आ रहा है यहाँ पर, अपने फ़ोन से लगा लेना जरा, क्या बोल रहा है पता नहीं। अब उसको कोई बात भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते उससे। तो ये हो गया आपको कौन सा, वॉटलेस करंट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, और इतनी सारी चीज़ें मैंने फोटोग्राफ ले लिया हूँ, आप लोगों को फोटोग्राफ मिल जाएगा। 1 या 2 नंबर में आप लोगों को आता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, व्हाट इज़ वॉटलेस करंट एंड ऑन विच फैक्टर्स वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट डिपेंड्स। तो वॉटलेस करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। आई आर एम एस इंटू साइन फाई है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन जेड। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरीली एक्स पे डिपेंड करेगा। जो एक्स सर्किट होते हैं जिसमें सिर्फ रिएक्टेंस होता है, एल सर्किट, सी सर्किट, उसके लिए साइन फाई की वैल्यू 1 होती है और कॉस फाई की वैल्यू 0 होती है। अभी अपन देखेंगे उसको कैसे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब नोट हो गई हैं तो एक चार्ट बना रहा हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। उससे हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक, ये आपके फ्यूचर के लिए, यानी जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा जो चैप्टर पढ़ा उसका सार है वो। ये सर्किट है, आर एल सी आर एल आर सी आर एल सी। ठीक, इसमें आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, इसमें ई आर एम एस अपॉन आर। ठीक, वो सब चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। इसमें कितनी होती है, ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। फिर उसके बाद एंगल फाई, फाई के लिए इसमें 0 है। इसमें ये फाई मीन्स ई टू आई है, ई से आई के बीच का एंगल, तो माइनस पाई बाई 2, इसमें प्लस पाई बाई 2 और बनाएंगे अपन। ये फाई हो गया, तो फिर उसके बाद अगले पार्ट में कॉस फाई और साइन फाई, और लास्ट में पी और क्यू की वैल्यू, पी एवरेज एंड क्यू एवरेज। इसको बोलते हैं अपन एक्टिव पावर और इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर।
ठीक। साइन फाइव के साथ में आप वाटलेस करंट और एक्टिव करंट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन यहाँ पर है ना। तो आर सर्किट जो होता है उसमें ई आर एम एस अपॉन आर या आई आर एम एस की वैल्यू होती है। तो जेड इक्वल्स टू कितना होता है, इसका मतलब आर, यहाँ पर एक और ई आर एम एस अपॉन आर, यहीं पर बना सकता था मैं जेड के लिए, यहाँ पर हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन एल एक्सएल, सॉरी एक्सएल, यहाँ जेड की वैल्यू आर हो जाएगी, यहाँ जेड की वैल्यू एक्सएल हो जाएगी, यहाँ ई आर एम एस अपॉन एक्सी होगा, तो जेड की वैल्यू एक्सी के इक्वल होगी। अब आर एल सर्किट थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी मेरे को इसके लिए ना, ई आर एम एस अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, तो जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगी। इस एंगल की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में होगी, ठीक है, नेगेटिव होती है आरएल सर्किट में, ठीक। बाकी वैल्यूज भी लिख दें। cos फाई की वैल्यू इसमें कितनी जाएगी 1, cos 0 1 होता है, इसकी वैल्यू जाएगी 0 यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी। इसके बीच में जब होगा तो 1 और 0 के बीच में होगी, फाई cos फाई इज इन बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। और साइन फाई की वैल्यू इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1 हो जाएगी। इसमें साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन फाई देखो जब पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे निगेटिव वैल्यू हो, साइन माइनस फाई निगेटिव होता है, ठीक है। और इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, साइन फाई की वैल्यू -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकती है, ठीक है, -1 से +1 के बीच में, ठीक। लेकिन कितनी नहीं होगी, 0 नहीं होगी। अभी ये वाली सर्किट में तो माइनस ही होगी, सॉरी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है फाई की, तो इसलिए इसके लिए कितनी होगी, 0 से -1 के बीच में होगी। पी एवरेज की वैल्यू बात करें इसमें, तो पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यहाँ पर बोल सकते हैं ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। इसमें हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को लिखेंगे ई आर एम एस अपॉन जेड, तो ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। इसमें भी और cos फाई भी होता है ना, थोड़ा सा रुके, ई आर एम एस का स्क्वायर, क्योंकि आई आर एम एस को तो लिखेंगे, और आर अपॉन जेड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दिया करें इसको, जेड की वैल्यू अपन निकाल चुके एक्सएल है, तो सीधे सीधे के आर तो है ही नहीं ना, एक मिनट भाई, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ठीक। और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन फाई के वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 -1 होगी, तो कितना हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, निगेटिव है क्या, साइन फाई की वैल्यू यहाँ -1 आएगी, यस, यहाँ 0 है तो 1 आएगी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा। यहाँ पर क्यू एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऊपर वाले में, ठीक। तो ये एक और चार्ट बच गया। अब देखें आर एल सर्किट में ई आर एम एस अपॉन इतना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जेड हो गया, इसके लिए इसके बीच में हो गई, 0 से -1 हो गया, और ये -1 से 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर मतलब कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये पी एवरेज की वैल्यू होगी, ठीक है, इतनी पी एवरेज की वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू अपन सीधा सीधा लिख दे, बाद में वैल्यू पुट करते जाएंगे, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाई, जो भी साइन फाई की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे वहाँ पर, ठीक। वैसे भी उसकी वैल्यू उतनी होती है। अब इसके बाद आर सी सर्किट में देखें, आर सी सर्किट में ई आर एम एस अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर आएगी। इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू π/2 और 0 के बीच में रहती है। cos फाई की वैल्यू एज यूजुअल 1 और 0 के बीच में रहती है। साइन फाई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहेगी, और इसकी वैल्यू आएगी ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू वही रहेगी सेम। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, एक और एलसी छोड़ दिया मैंने, है ना, एलसी लेते हैं पहले, एलसी सर्किट। तो इसमें आप लोगों को पता है ई आर एम एस अपॉन एक्सएल माइनस एक्ससी की मॉडल रहेगी, जो बड़ा होगा उस पर से छोटे को घटा देंगे। जेड की वैल्यू मॉड एक्सएल माइनस एक्ससी आएगी। फाई की वैल्यू ऑलवेज 90 रहेगी वाली, फाई इज इक्वल टू +-π/2। कौन किससे बड़ा है इस पर डिपेंड करेगा। कॉस फाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा +-1 रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी ई आर एम एस इंटू
IRMS, क्योंकि साइन फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी इसमें, ठीक। और लास्ट बचा RLC सर्किट। अब मेरे पास जो जगह बची है उसको मैं यूज़ करना चाहूँगा भाई, ये, ठीक। किस आखिरी सर्किट कौन सा है? RLC। RLC सर्किट में Z की वैल्यू कितनी पता है आपको? E/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसका, जबकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर रूट, ये Z की वैल्यू है। फाई की वैल्यू कितनी होगी? फाई इज इन बिटवीन π/2 एंड -π/2, ठीक, इनके बीच में होगा। कॉस फाई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। फाइनली यहाँ देखें इसको, पी एवरेज की वैल्यू वही आएगी, IRMS कॉस फाई या ERMS का स्क्वायर। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ बाजू में लिख देता हूँ। पी एवरेज की वैल्यू आएगी ERMS स्क्वायर इंटू R/R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये पी एवरेज जाएगा। ये किस सर्किट के लिए? RLC सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट जो है वो आप यदि बना लें, ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं बाद में। मैं आप लोगों को इस पूरे चार्ट का एक फ़ोटोग्राफ डाल दूँगा, ठीक है। ये फ़ोटोग्राफ इसका ले रहे हैं हम, ये, ठीक। आप लोगों को अच्छे से तैयार करना चाहिए इसको। ये हो गया चैप्टर, ये वाला जो है जितनी चीज़ें हो सकती थी उतनी पूरी हो गई हैं। और टाइम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउ वी विल बी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर बैच ऑन ए न्यू टाइम, दैट इज़ 6 to 7 इन द इवनिंग।